नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए क्लास 12th के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप 15 ऐसे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगामी बिहार बोर्ड एग्जाम जिनका भी है वो सभी आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सवाल जो आपसे पूछे गए हैं ना प्यारे बच्चों, पहला नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। समय को खराब नहीं करेंगे और रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ रेहला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर में क्या लिखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। काफ़ी यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आज के इस लेक्चर में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चंस आपको याद नहीं है, आज के इस लेक्चर में आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो मोरक्को निवासी जो है इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा के बाद जो है स्वदेश लौटने पर यात्रा वृतांत लिखा। जैसे कि स्वदेश कोई लौटता है, जैसे हम जाएंगे अमेरिका और अपने घर आएंगे, तो ये एक यात्रा वृतांत लिखेंगे कि हम यात्रा में क्या क्या किए, अमेरिका गए तो क्या क्या किए, इसके बारे में। तो मोरक्को निवासी था इब्न बतूता, जो अपनी भारत यात्रा के बाद जो है स्वदेश लौटने पर जो है यात्रा वृतांत लिखा। इब्न बतूता ने रेहला में तुगलक को कठोर एवं निर्दयी शासक बताया। हम जाते हैं ना जैसे अमेरिका, तो कहते हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति ऐसा है, वहाँ के प्रधानमंत्री ऐसा है। उसी प्रकार वो जो था वहाँ तुगलक के कठोर और निर्दयी शासक बताया। और उसने छोटे छोटे अपराधों के लिए अपराधियों का अंग काट लेने की बात कही। किसी गलतफहमी का शिकार होकर इब्न बतूता को भी कारागार में डाला दिया गया था। बाद में गलतफहमी दूर होने पर उसे राजकीय सेवा में लेकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दूसरी तरफ उसकी धार्मिकता की प्रशंसा करते हुए सच्चा मुसलमान बताया गया। तो प्यारे बच्चों, ये है इनके बारे में रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने के लिए बोला जाता है। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है कि ये दो अगर 4 लाइन आपको याद हो गया ना, इतना ही 2 नंबर के लिए काफ़ी है। तो जैसा कि हमने बताया, ऐसे याद रखिएगा। जैसे ही रेहला पूछेगा ना, तो हम अमेरिका घूमने गए, अमेरिका से आए तो अपनी यात्रा वृतांत लिख रहे हैं। वैसे ही मोरक्को जो है निवासी इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर यात्रा वृतांत लिखा। इब्न बतूता ने रेहला में तुगलक के कठोर, जैसे वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके कठोर दंड जो देते थे निर्दोष को, उनके बारे में उन्हें क्या क्या छोटे छोटे अपराधों को अपराधी में अंक काट लेते थे, इनके बारे में उन्होंने लिखा। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके सामने यूं ही दे दिए जाएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर सवाल आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो प्यारे बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एक बार, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के लेक्चर जो है आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और बिल्कुल घबराने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में हम काफ़ी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए। तो चलिए अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, जरा बताइएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्कियोलॉजी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। आंसर में है, पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है, यानी पुराने जमाने के तत्व को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। सिंपल से भाषा में हम कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बायोलॉजी यहाँ पे बुक के लेवल से आपको लिखना है, किताबी लेखक लिखना है, याद रखिएगा। तो पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। ऐतिहासिक मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना है। याद कर लीजिए, हम जो आज सिंपल में वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये आपके माइंड में चला गया तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मक्खन सा हो जाएगा। तो पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत है, यानी पुराने जमाने का स्रोत है। उत्खनन यानी जब उसको खनन किया जाता है तो सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियाँ आते हैं, शिलालेख आते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ ही दिन पहले कि यहाँ खुदाई हुई तो मूर्तियाँ मिली, वहाँ खुदाई हुई तो मूर्तियाँ मिली, यहाँ मंदिर मिला, यहाँ मस्जिद मिला। तो मूर्तियाँ मिलते हैं, शिलालेख, अस्थि मिलते हैं, अस्थि के अवशेष मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन बहुत सारे मिलते हैं और सिक्के मिलते हैं, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये सभी चीज़ें जो है जिस कालखंड में होती है, उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। मान लीजिए 100 वर्ष पुराना ये सभी सामान है, और आज किसी जगह पर बिल्डिंग बनाने के लिए जो है खनन किया गया, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ उनको प्राप्त हुआ, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए। हो सकता है कि वहाँ पे पहले मस्जिद या मूर्ति क्या बोलते हैं, वहाँ पे मठ रहा हो और वो खनन के बाद निकल रहा हो, तो वैसे जगह को हम लोग पुरातत्व से के नाम से जानते हैं। तो वो सभी क्या है, पुरातत्व है, यानी पुराने जमाने के जो तत्व है उनको हम लोग पुरातत्व कहते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और ये वीवीआई पॉइंट है आपके लिए, वीवीआई एमसीक्यू है। और ये जो है प्यारे बच्चों आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में 2019 में ऑलरेडी ये सवाल पूछे गए हैं, इस बार भी 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। 3 नंबर सवाल क्या है कि किताब
उल हिंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हो सकता है 5 नंबर में भी पूछा जा सके। अगर संक्षिप्त टिप्पणी बोला जाता है तो ज़्यादातर 2 नंबर के सवाल में ही पूछे जाते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट और किताब उल हिंद। तो इसके बारे में लिखते हैं, अरबी में अलबरूनी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। कितने? 80 अध्यायों में। इस पुस्तक में अनेक महान व्यक्तियों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों के विषय में लिखा है। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपराओं और सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, माप तौल की विधियां, मूर्तिकला, कानून, प्रांतों की सीमाएं, नदियां आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके 80 अध्यायों में से अधिकांश जो है नक्षत्र विधा विषय के विषय वस्तु पर आधारित है। इसके 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाज का वर्णन है और 69वें अध्याय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ये था किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। इसको जरूर याद करें। अगला सवाल है 4 नंबर। क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की, सवाल में है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं 4 नंबर में कि जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता है, बताइएगा। ऑलरेडी 2020 में पूछा गया सवाल है। जब 2020 में पूछा जा चुका है तो 2025 में क्यों नहीं पूछा जा सकता है। 100% हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए। व्हाट वेयर द फ्यूचर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आंसर में है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। नगरों में नियोजित जल निकासी प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी। यहाँ के नगरों में घरों के नालियां एवं सड़कों पर एक साथ नियोजन रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों के तरह नालियों भी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी और घरों से पानी गली के नालों में तथा वहां से शहर के मुख्य नाली में जाता था। नालियों में जगह जगह चह बच्चे बने होते थे जिससे कूड़ा कचरा मुख्य नालों में नहीं जाता था। तो ये था किसकी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की व्यवस्था। अब है 5 नंबर सवाल और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल में जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि मौर्यकालीन सभ्यता पर एक लघु लेख लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मौर्यकालीन पैरेलल। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगा कि मौर्य काल के सर्वश्रेष्ठ कलाकृति स्तंभों तथा उनके शीर्ष पर पशु आकृतियों का निर्माण है। इन स्तंभों का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया। इन पर उनकी धम लिपि अंकित है। इन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों के मुख्य मार्गों पर अवस्थित किया गया था। इनमें से जो स्तंभ आज दिल्ली, प्रयाग, लौरिया, अरेरा जिसको बोलते हैं, और लौरिया, नंदगढ़ तथा रामपुरवा में है, उन पर अशोक के प्रमुख लेख अंकित हैं। लुम्बिनी और सांची, सारनाथ और कौशाम्बी आदि स्थानों पर प्राप्त स्तंभ पर उनके लघु लेख प्राप्त होते थे। तो ये है मौर्यकालीन स्तंभों का लघु उल्लेख। कुछ और है उसको भी देखते हैं। स्तंभों के निर्माण जो है उच्च कोटि के अभियांत्रिकी कला को प्रदर्शित करता है। पहाड़ों से विशाल खंडों को काटा गया और संपूर्ण सतह को अत्यंत बारीकी एवं परिशुद्धता के साथ तराशा गया, यानी उसको डिजाइनिंग की गई। एक पाषाण खंड को 40 फीट स्तंभ को शुद्धता के साथ तराशना निश्चित ही आश्चर्यजनक और मौर्य कलाकार के अभियांत्रिक ज्ञान की पूर्णता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रतीत होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर की। मौर्यकालीन कला का स्थापत्य का वर्णन करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। मौर्यकालीन कला एक संस्थाप्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय की स्तंभ एवं याक्षिणी की मूर्ति है। सांची, सारनाथ आदि जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। इस समय मूर्ति निर्माण में गंधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। अशोक द्वारा जो है 84,000 बौद्ध स्तूप तथा बिहार का निर्माण करवाया। इस काल में जो है पर्वतों को काटकर गृहों का भी निर्माण हुआ, यानी घर द्वार का भी निर्माण हुआ। और बराबर के पहाड़ियों एवं नागा अर्जुनी पहाड़ियों ये आज भी है, जो कि मौर्यकालीन कला और क्या है, स्थापत्य का वर्णन करता है। अभिलेख किसे कहते हैं, जैसा कि हमने बताया है। व्हाट इज द कॉल्ड इंस्पायरेशन 2020 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछे गए। अभिलेख क्या होता है, जो कि पुराने पत्थर पर पुराने चट्टान पर जो लिखा हुआ शब्द है उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि हमारे हमारे जो किताबी भाषा है वो क्या बोलता है। तो अभिलेखी पत्थर, धातु आदि के सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। पाठन सामग्री ये किताबी लैंग्वेज हो गया। और सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं अभिलेख जो पुराने जमाने में जो पत्थर है
जो भी बड़े-बड़े धातुएँ हैं, उन पर जो लेख लिखे गए हैं, किसी चीज़ के बारे में लिखा गया है, उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा था। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए जाते हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। आज अगर कोई पत्थर मिल जाए और ऐसा लगे कि ये 5000 वर्ष पुराना पत्थर है और उस पर लिखा क्या गया है, किसी चीज़ के बारे में अगर लिखा होगा, तो वो हमें एक जानकारी दे सकता है कि हाँ, पुराने ज़माने में 500 साल या 5000 पहले पूर्व कुछ यहाँ पे इस धरती पे हुआ करता था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखे। ऑलरेडी 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। राइट द नेम एंड प्लेस ऑफ एनी 2 टेम्पल्स एंड गुप्ता पीरियड। तो गुप्तकालीन पीरियड के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए आंसर में लिखेंगे गुप्तकालीन 2 मंदिरों के नाम एवं स्थान निम्नलिखित है। पहला है देवगढ़ के दशावतार मंदिर, यह वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। और दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, यह शैव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। अगला सवाल है 9 नंबर की कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट इम्पैक्ट हैड कलिंगा वार ऑन अशोक। 2020 के एनुअल एग्जाम में प्यारे बच्चों ये सवाल पूछे गए। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस अगर आपके ऊपर से जा रहे हैं, 2 बार एक वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा था। पहला प्रभाव है कि अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति पर परित्याग कर दिया। दूसरा क्या है, इसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया। तीसरा क्या है, अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। और चौथा क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी किया गया। ये क्या है, चौथा पॉइंट है। तो ये सभी जो पॉइंट है आपके लिए एमबीबीआई है, ऑब्जेक्टिव में भी शामिल हो सकते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है कि महाभारत के अभिलेख कौन था। हु वाज द राइट ऑफ महाभारत। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये सूत क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय में उपलब्धि को काव्य रूप में प्रस्तुत करते थे। पूरे महाभारत के प्रारंभ में 10,000 से कम श्लोक थे। बाद में यह बढ़कर 1 लाख से भी अधिक हो गया। इसके रचयिता महर्षि व्यास थे, जिसको महर्षि वेद व्यास भी कहते हैं। तो ये महाभारत के अभिलेख कौन थे, ये आपको बताना था। और ये भी आपके लिए यहाँ पे डेली दिनचर्या में भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये किताबी भाषा आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी दिला सकते हैं। 11 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की संपत्ति संबंधित अधिकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी राइट ऑफ वोमेन इन एंसाइट इंडिया। चलिए, ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एक अधिकार होता था। पिता की मृत्यु के पश्चात यह अधिकार पुत्र को मिलता था। लेकिन महाभारत में स्त्रियों को चल संपत्ति पर अधिकार था और वह स्वयं भी चल संपत्ति समझी जाती थी। उसे किसी अन्य को उपहार स्वरूप दिया जाता था। महाभारत के युधिष्ठिर ने धूत क्रीड़ा के समय अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गया था। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। याद रखिएगा, ये था प्राचीन भारत में महिलाओं की संपत्ति का अधिकार। चलिए 12 नंबर सवाल क्या है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट गोत्र। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में गोत्र तथा अस्तित्व में आया। गोत्र प्रथा अस्तित्व में आया। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर था। उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अब क्या है, हमारा यहाँ पे हिस्ट्री कह रहा है कि एक ही गोत्र के सदस्य जो है आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी के ज़माना में यही गोत्र मिलाया जाता है और यही जाति जो है मिलाई जाती है शादी करने के लिए। विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। पति सातवाहन इसके अपवाद कहे जा सकते हैं और पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र होता था। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी अर्थात विवाह के पश्चात भी सातवाहन रानियों ने अपने पति के स्थान पर पिता का गोत्र ही अपनाया। ये उदाहरण सहित रहे। और गोत्र से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपके लिए इस बार 2025 के एग्जाम आगामी 10 दिन बाद ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और ये तांडव मचा सकता है आपके एग्जाम में। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के महायान
और हीनयान के सिद्धांत में क्या अंतर है? व्हाट आर द बेसिस डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ महायान एंड हीनयान इन बुद्धिज्म? तो आंसर में क्या है कि हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं पर अधिकार है। यह संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में स्वीकारता है और हीनयान में ज्ञान को प्रमुख स्थान गया तथा व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति करना उद्देश्य बताया गया। महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व का शिक्षाओं में शामिल किया गया तथा महात्मा बुद्ध को एक सर्वशक्तिमान देवता माना गया। महायान संप्रदाय में ज्ञान के स्थान पर करुणा को अधिक महत्व दिया गया और महायान संप्रदाय के अनुयायी बौद्धिस्त्व को आदर्श मानते हुए गृहस्थ जीवन को अधिक महत्व दिया गया। 14 नंबर सवाल क्या है कि सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सगुण एंड निर्गुण भक्ति? 2020 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके लिए हम रामबाण समझते हैं कि ये 2025 में भी आपसे पूछे जाएंगे। कोई इसमें द्वेष नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे। सगुण भक्ति के बारे में सबसे पहले जान ले तो वाले भक्त जो होते हैं वो भगवान को मनुष्य या उनके कई रूपों में मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये हो गए सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति क्या है कि इनमें जो है भक्त भगवान को अद्वैत, अविनाशी, चराचर एवं रचनाकार मानते हुए इनके अविनाशी स्वरूप का आराधना करते हैं। 15 नंबर सवाल है कि चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। चिश्ती समझाए तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सबसे पहले देखिए। यह 1113 के मध्य एशिया में जन्मे थे और मुसलमान महात्माओं में इनका नाम विशेष प्रसिद्ध था। दूसरा है शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध दरगाह जिस पर की प्रतिवर्ष मेले के अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू तथा मुसलमान आते हैं। शेख निजामुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे और अपने समय की जनता पर शेख साहब का बहुत प्रभाव था। बाबा फरीदी है जो कि काबुल के राजवंश में पैदा होकर यह मुल्तान में रहा करते थे और बाबा फरीद मनुष्य मात्र से प्रेम करने की शिक्षा देते थे। इनके केवल मुसलमान ही नहीं वरना हिंदू भी बहुत प्रभावित थे। तो ये रहा 15 क्वेश्चंस प्यारे बच्चों जो कि ऑलरेडी आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए। 10 दिन बाद जो है आपके इस एग्जाम में भी 100% देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और आज के इस वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दे अपने भाई बहन जितने भी ग्रुप है सभी में। और मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।